अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज के इस नए और इंतहाई दिलचस्प तालीमी सफ़र के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। देखिए, आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ किताबी हद तक महदूद नहीं, बल्कि हमारी और आपकी ज़िंदगी की बिल्कुल बुनियादी इकाई है। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम 9वीं जमात की बायोलॉजी का बाब नंबर 6 यानी बायोमॉलिक्यूल्स बाकायदा तौर पर शुरू कर रहे हैं। ये बाब स्टूडेंट्स एक खुलिये की केमिस्ट्री को समझने के लिए आपकी मास्टर की है। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। याद रखें, एक तसलसल के साथ पढ़ना ही बोर्ड के इम्तिहानात में टॉप करने का असल राज है। अच्छा, क्लास को मुनज़्ज़म रखने के लिए आज के हमारे सबक का खाका कुछ यूं होगा। हम बायोमॉलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म से शुरुआत करेंगे और फिर तरतीब से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को तफसील से डिस्कस करेंगे। और हाँ, बिल्कुल आखिर में हम उन अहम तरीन इम्तिहानी सवालात की प्रैक्टिस भी करेंगे जो अक्सर बोर्ड पेपर्स में आते हैं। तो चलिए अपने पहले हिस्से का आगाज करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म। देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये बायोकेमिस्ट्री आखिर है क्या भला। दरअसल हमारे या किसी भी जानदार के जिस्म में हर वक्त जो कीमियाई आमाल हो रहे होते हैं उनका मुताला बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और जिन मॉलिक्यूल्स से हमारा जिस्म बनता है ना, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ज़रा एक दिलचस्प फैक्ट सुने। अगर हम एक खलिए का पानी निकाल दें और उसका ड्राई मास यानी खुश्क वज़न देखें तो आपको मालूम है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? 50% हिस्सा सिर्फ प्रोटीन्स का होता है। इसके बाद 18% न्यूक्लिक एसिड्स, 15% कार्बोहाइड्रेट्स और 10% लिपिड्स होते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आदादोशुमार MCQs के लिए बेहद अहम हैं, इन्हें पक्का याद कर लें। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? जिस्म के तमाम कीमियाई रिएक्शंस का मजमुआ। इसकी दो बड़ी किस्में हैं। एक है एनाबॉलिज्म यानी तामीर करना। इसमें सादा मादे मिलकर पेचीदा मादे बनाते हैं, बिल्कुल जैसे ईंटों से दीवार बनती है, और जाहिर है इसमें तवानाई खर्च होती है। दूसरी तरफ है कैटाबॉलिज्म यानी तखरीब। इसमें पेचीदा मॉलिक्यूल्स टूटकर सादा बनते हैं, जिससे हमें तवानाई मिलती है। ये दोनों मिलकर खलिए का ज़बरदस्त तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। दूसरा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे जिस्म की तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। चलें जी, अब बात करते हैं अपने पहले बायोमॉलिक्यूल की, जो है कार्बोहाइड्रेट्स। इस लफ्ज़ का मतलब ही हाइड्रेटेड कार्बन है। अब दिन भर जो भी भाग दौड़ करते हैं ना, उसके लिए फौरी तवानाई हमें यहीं से मिलती है। इनकी जो सबसे सादा शक्ल है उसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इसकी बेहतरीन मिसालें हैं, और ये पानी में बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। जब ये छोटे यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो चीनी जैसी डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, और अगर बहुत लंबी जंजीर बन जाए तो पॉलीसैकेराइड्स बन जाते हैं, जैसे पौधों में सेल्यूलोज। तीसरा हिस्सा प्रोटीन्स, जो वाकई एक खलिए की बुनियाद हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि खलिए के खुश्क मास का 50% प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स खलिए का पेट्रोल हैं तो प्रोटीन्स उसकी पूरी बॉडी और इंजन है। ये प्रोटीन्स बनते कैसे हैं? ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं। जानदारों में कुल 170 किस्म के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 20 मिलकर हमारी ज़्यादातर प्रोटीन्स बनाते हैं। इनमें से 9 एसेंशियल यानी ज़रूरी हैं, जो हमें लाजमी खुराक से लेने पड़ते हैं, और 11 हमारा जिस्म खुद बना लेता है। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में एक प्रोटीन का खुलिये में क्या बुनियादी किरदार है? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए। ये सिर्फ ढांचा नहीं बनाते, बल्कि ये एंजाइम्स के तौर पर भी काम करते हैं, यानी हमारे जिस्म के कीमियाई रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। ये खून में हीमोग्लोबिन बनकर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, और सबसे बढ़कर एंटीबॉडीज़ की शक्ल में बीमारियों के खिलाफ हमारे जिस्म की फ़ौज का काम भी करते हैं। चौथा हिस्सा लिपिड्स यानी तवानाई का तवील मुद्दती ज़ख़ीरा। अब आते हैं लिपिड्स की तरफ। लिपिड्स भी तवानाई देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह हैं। ये पानी में बिल्कुल हल नहीं होते। आम ज़बान में हम इन्हें तेल या चर्बी कहते हैं। ये ना सिर्फ तवानाई का ख़जाना है, बल्कि सर्दी से बचाने के लिए इंसुलेशन का काम भी करते हैं। अब यहाँ एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, और ये पेपर्स में अक्सर आता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, वो आम दर्जा हरारत पर ठोस होते हैं,
जैसे जानवरों की चर्बी, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है और ये माया हालत में पाए जाते हैं, जैसे जैतून का तेल। इसे ज़रूर याद रखिएगा। 5वां हिस्सा, न्यूक्लिक एसिड्स, हमारे जिस्म का सबसे हैरान अंगेज हिस्सा। अब बारी है जिंदगी के मास्टर प्लान की, यानी न्यूक्लिक एसिड्स की। ये मॉलिक्यूल्स छोटी इकाइयों से मिलते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो एक नस्ल से अगली नस्ल तक सफर करती है। 1953 का साल था जब वॉटसन और क्रेक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पेश करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि डीएनए की 2 लड़ियां आपस में लिपटी होती हैं और इनके अंदर एक खास कोड होता है। एडेनिन हमेशा थायमीन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से। इस शानदार दरियाफ्त पर उन्हें बजा तौर पर नोबेल इनाम मिला था। न्यूक्लिक एसिड की दूसरी किस्म है आरएनए। ये समझ लें कि डीएनए बॉस है और आरएनए उसका मैनेजर, जो हिदायत पढ़कर प्रोटीन बनवाता है। इसकी 3 किस्में हैं। मैसेंजर आरएनए, जो पैगाम की कॉपी लेकर आता है, ट्रांसफर आरएनए, जो उस पैगाम के मुताबिक एमिनो एसिड्स को ढूंढ कर लाता है, और राइबोसोमल आरएनए, जो असल में इस फैक्ट्री की मशीन है जहां ये सारी प्रोटीन तैयार होती है। स्टूडेंट्स, क्या आपने गौर किया कि ये बेजान मॉलिक्यूल्स मिलकर जिंदगी का मौजज़ा कैसे बनाते हैं? मतलब ये तो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कुछ बेजान चीजें। लेकिन जब ये खास रब्त और कुदरत के उसूलों के तहत आपस में मिलते हैं ना, तो जिंदगी धड़कने लगती है। ये वाकई हमें फितरत के इस अजीम और परफेक्ट निज़ाम की तरफ मुतवज्जे करता है, और ये हमें सिखाता है कि जब छोटी छोटी चीज़ें मुनज़्ज़म हो जाएं तो कितने बड़े नताइज देती हैं। हमें भी अपनी ज़िंदगी और अपने किरदार को इसी तरह मुनज़्ज़म और बामकसद बनाना चाहिए। 6ठा और आखिरी हिस्सा, इम्तिहानी सवालात। तो तलबा, अब अपने सीखे हुए इल्म को परखने का वक्त है। एक कामयाब तालिब इल्म हमेशा एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचता है। बोर्ड के इम्तिहानी पैटर्न के मुताबिक जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो ये है कि डीएनए की डबल हेलिक्स साख्त और वॉटसन क्रिक मॉडल की तफसील से वजाहत करें। इसके जवाब में आपने न्यूक्लियोटाइड्स, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर और नाइट्रोजिनियस बेसिस की जो पेयरिंग हमने पढ़ी थी वो सब एक अच्छी सी डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में तफरीकी सवालात यानी डिफरेंस वाले सवालात बोर्ड के फेवरेट होते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में फ़र्क बयान करें। मेरी आपको टिप ये है कि पेपर के दरमियान में एक सीधी लाइन लगाएं और 2 कॉलम बनाकर इसका वाज़ेह जवाब लिखें। इससे मुम्तहन पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और तीसरा सवाल आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए है। अगर खुलिये में राइबोसोमल आरएनए काम करना छोड़ दे तो प्रोटीन की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा? जरा सोचें। अभी हमने पढ़ा कि ये तो मशीनरी का हिस्सा है। अगर मशीनरी ही खराब हो जाएगी तो मैसेंजर आरएनए का पैगाम धरा का धरा रह जाएगा और प्रोटीन की तैयारी मुकम्मल रुक जाएगी, जो जाहिर है खुलिये के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस सबक के नुकात को अपनी तहरीर में ढालने की कोशिश करें ताकि इम्तहानी तैयारी बेहतर हो सके। अपने नोट्स खुद बनाएं और इन तसव्वुरात को समझकर याद करें। अगर आपको ये सबक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और हाँ, बराहे करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई तालीमी क्लास आपको फ़ौरन मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।